दोस्तों, विजय 2 साल के बाद सऊदी अरब से काम करके अपने घर इंडिया वापस लौटता है। वो एयरपोर्ट पर उतरता है, उसके बाद चला जाता है रेलवे स्टेशन। वहां पर वो टिकट कटाता है और फिर अपने गांव के लिए वो रवाना हो जाता है। जैसे वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वो देखता है कि उसकी बीवी और उसके माँ बाप वहां पर भीख मांग रहे हैं। जितने भी यात्री इधर उधर आना जाना कर रहे हैं, सभी के सामने वो लोग हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। अब यह नज़ारा देखकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप और बीवी को छोड़कर गया था तो घर की हालात ठीक थी, लेकिन उसके जाने के बाद घर में ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से उसके माँ बाप और बीवी को इस तरह से रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना पड़ता है। वो लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की कहानी काफ़ी अच्छी है, दिल को भावुक कर देने वाली कहानी है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में ही एक परिवार रहा करते थे, जिस परिवार में माता पिता थे और 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था विकास, छोटे वाले भाई का नाम था विजय। बहुत ही खुशहाल परिवार था। विकास जो था, उसकी शादी हो गई थी और उसकी पत्नी घर में आ गई थी। उसकी शादी से घर में खुशियों का माहौल आ जाता है, पत्नी पूरे घर को संभाल लेती है। लेकिन जो विकास की पत्नी होती है, उसका चाल चलन थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो अपने पति के रहते हुए अपने देवर विजय से वो चक्कर चलाने लगती है। लेकिन इस बात की खबर घर में किसी को नहीं होती है, क्योंकि जो विकास था वो अपने कामकाज में बिजी रहा करता था। उसके माँ बाप भी खेती बाड़ी में ही हमेशा बिजी रहा करते थे। धीरे धीरे करके जो विजय होता है, अपनी भाभी के ही इशारों पर नाचने लगता है। उसकी भाभी जो कहती वो वही करता, भाभी के इशारों पर ही हमेशा चलता और किसी की बात घर में वो नहीं सुना करता। अब इसी तरह से धीरे धीरे करके विजय की भाभी को उस घर में आए हुए लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इधर जो विजय के माता पिता थे, अब वो लोग विजय के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विजय की भी शादी की उम्र हो गई थी। अब माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी। वो लोग पता लगाते हैं लड़की के बारे में। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता है, उसके बगल के ही गाँव में एक लड़की का पता लगता है, जिस लड़की का नाम होता है गीता। गीता के माता पिता नहीं थे। जब वो छोटी थी तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है। माता पिता के मौत के बाद गीता की परवरिश उसके चाचा चाची ही करते हैं। बहुत मुश्किल से गीता अपने आप को संभालती है। माता पिता के मरने के बाद चाचा चाची के हमेशा ताने सुनने को उसे मिला करती थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। अब जब गीता की शादी की उम्र होती है तो उसके जो चाचा चाची होते हैं, वो लोग भी लड़का देखने लगते हैं। अब उन लोगों को भी विजय के बारे में पता चलता है। अब गीता की शादी विजय से हो जाती है। गीता विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद पति का प्यार क्या होता है गीता को कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो विजय था वह अब भी अपनी भाभी से ही प्यार करता था और अपनी भाभी के लिए ही वो पागल था। जैसा उसकी भाभी कहती बिल्कुल वैसा विजय किया करता। शादी होने के बाद भी विजय अपनी भाभी की बातों पर ही चला करता, अपनी पत्नी के पास नहीं बैठता, अपनी पत्नी से बात नहीं करता। अगर उसकी पत्नी उसके करीब आती तो हमेशा अपनी पत्नी से दूर भागा करता। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही विजय अपनी पत्नी को खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देता है और बात बात पर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाना शुरू कर देता है, और यह सब कुछ सिर्फ अपनी भाभी के कहने पर ही करता है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। शादी को 15 दिन का वक्त गुजर जाता है, लेकिन विजय अपनी पत्नी से कभी भी अच्छे से बात नहीं करता है। नई नवेली दुल्हन के साथ वो अत्याचार करना शुरू कर देता है। हमेशा वो उससे बुरा बर्ताव करता, कभी भी अच्छे ढंग से बात नहीं करता। एक ही महीने में उसको मार पीट कर ऐसा बुरा हाल कर देता है कि जो गीता थी वो भी परेशान हो जाती है। पहले तो चाचा चाची के घर में वो बचपन से ही मुसीबत झेल रही थी। हमेशा वो मुसीबत में ही जिंदगी गुजारती आ रही थी, लेकिन उसका शादी भी ऐसे घर में हो जाता है कि पति भी उसका साथ नहीं देता है। उसे पति का भी प्यार नहीं मिल पाता है। एक दिन की बात है
कि विजय अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बेहतर इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अपने चाचा चाची के पास चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद वो फिर मारपीट शुरू कर देता है। गीता अपने पति से परेशान हो जाती है, अपना एक बैग में सामान लेती है और मायके चली जाती है। जब वो मायके जाती है तो अपने चाचा चाची से सारी बातें बताती है। वो लोग कहते हैं कि देखो, अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुम्हारी शादी हो गई है और शादी को अभी 1 महीने ही हुए हैं और तुम आ गई वहाँ से झगड़ा लड़ाई कर कर। लेकिन गीता अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दीजिए, मैं वहाँ अब नहीं जाना चाहती। अब किसी तरह से उसके चाचा चाची उसको फिर से रखते हैं। लेकिन इधर जो विजय था वो अपनी भाभी के प्यार में इस तरह से अंधा हो गया था कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब इसी तरह से कुछ वक्त और गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि जो विजय की भाभी थी वो विजय से कहती है कि विजय, देखो, घर में ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे भैया का भी कामकाज नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करो कि विदेश चले जाओ। अगर विदेश में जाकर तुम 2-3 साल भी रहोगे तो घर की आर्थिक हालत सही हो जाएगी, हमारा जो घर है वो भी पूरा बन जाएगा। क्योंकि जो विजय का घर था वो अधूरा ही बना हुआ था। विजय तो अपनी भाभी की सारी बातों को माना करता था, अब भाभी की बातों में ही आकर वो हाँ कह देता है। उसके बाद विदेश जाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो बनाने में वो जुड़ जाता है और उसके 3 महीने के बाद ही विजय का सऊदी अरब का वीज़ा आ जाता है और वो 2 साल के लिए चला जाता है सऊदी अरब कमाने के लिए। उधर वो सऊदी अरब चला जाता है। इधर जो उसकी भाभी थी अब वो अपना चाल चलना शुरू कर देती है। वो अपने पति विकास से कहती है कि देखिए, घर पे अभी कोई नहीं है, विजय भी सऊदी अरब चला गया है, उसकी पत्नी भी घर पे नहीं है, यही मौका है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी ज़मीन है और ये घर है, सब हम अपने नाम पर कर लेते हैं। कल को अगर विजय आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जो विकास था अपनी पत्नी की बातों पर आकर अपने माँ बाप को एक दिन एक तहसील पर ले जाता है और धोखे से ज़मीन के सारे कागजात पर सिग्नेचर करवा लेता है। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, सब विकास की पत्नी के नाम पर हो जाता है। अब उसके 15 दिन के बाद ही जो विकास होता है अपने माता पिता को कहता है कि देखिए, अब ये घर हमारे नाम पर हो गया है, मेरी पत्नी के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी हो गई है, अब वो नहीं चाहती है कि आप लोग इस घर में रहें, तो इस घर से चले जाइए। अब इस बात को सुनने के बाद उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो लोग कहते हैं कि मैं तो किसी के नाम पर नहीं किया हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। उसके बाद विकास बताता है कि उस दिन जब मैं आपको लेकर गया था तहसील में, दरअसल वो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं था बल्कि वो ज़मीन के ही पेपर थे और आपने खुद साइन किया है। अब वो लोग पछताने लगते हैं, वहीं पर फूट फूट कर रोते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें इसी घर में रहने दो। लेकिन उसकी बहू एक नहीं सुनती है, सास ससुर को धक्के मार कर निकाल देती है। अब उन दोनों का कोई सहारा नहीं होता है, कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। वो दोनों भटकते हुए चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। वहीं जाकर सारा दिन वो लोग भीख मांगते और जब रात होती तो प्लेटफॉर्म पर ही वो लोग अपना गुजारा किया करते। इसी तरह से धीरे धीरे और कई महीने गुजर जाते हैं। कई महीने गुजरने के बाद अब जो उधर गीता थी उसका भी अब अपने मायके में रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके चाचा चाची आए दिन उसको ताना देते थे, तरह तरह की बातें सुनाते थे। और इतना ही नहीं, उसके जो आजू बाजू के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे, वो लोग भी ताना मारना शुरू कर देते हैं कि कैसी लड़की है, बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई, बड़ी हुई, शादी ब्याह हुआ तो अपने ससुराल में भी नहीं बस पाई। इन सब तानों से अब वो और परेशान हो जाती है। एक दिन गीता की चाची कहती है कि देखो गीता, अब बहुत हो गया, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, हम गांव वाले के ताने नहीं सुन सकते, अब तुम अपने ससुराल चली जाओ और वहीं पर रहो। गीता को भी मजबूरन अब अपने ससुराल के लिए रवाना होना पड़ता है। वो अपने मायके से एक छोटा सा बैग लेकर निकलती है और चली जाती है स्टेशन पर। स्टेशन पर जाकर टिकट कटाती है और चली जाती है अपने ससुराल। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो रेलवे स्टेशन पर उतरती है और कुछ दूर आगे बढ़
बढ़ती है। वो देखती है कि उसके सास ससुर वहाँ पर भीख मांग रहे हैं। जितने भी यात्री वहाँ पर खड़े हैं, आना जाना कर रहे हैं, सभी से वो लोग भीख मांग रहे हैं। अब यह देखकर गीता तो हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी गीता दौड़ते हुए अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसके बाद उसके सास ससुर सारी कहानी बताते हैं। गीता यह सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। गीता कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इनके बेटे और बहू उनके साथ ऐसा करेंगे। अब उसके बाद गीता भी फैसला कर लेती है कि वो अपने सास ससुर के साथ ही रहेगी, उनकी सेवा करेगी, उनका सहारा बनेगी। क्योंकि गीता को भी अब अच्छे से पता था कि वो जब घर में जाएगी तो वो लोग घर के अंदर जाने ही नहीं देंगे। गीता के पास कुछ पैसे होते हैं। उन्हीं पैसे से वो एक त्रिपाल खरीदती है और स्टेशन के ही बगल में वो एक त्रिपाल टांगती है खाली जगह में, और वहीं पर अपने सास ससुर के साथ डेरा जमा लेती है। रात को तीनों वहीं पर सोते हैं। जैसे ही सुबह होता, तीनों भीख मांगने के लिए रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं। कभी कभी जो गीता होती, बलून खरीदती, बलून को फुलाकर स्टेशन पर बेचती, ट्रेन में चढ़ जाती और वहाँ पर घूम घूम कर वो बेचती। कभी कभी वो टॉफ़ी खरीद लेती, उसी को बेचा करती। कभी कभी कलम खरीद कर कलम बेचा करती, और कभी कुछ नहीं होता तो वो भी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती। और इसी तरह से अपने सास ससुर की देखभाल करती। किसी तरह से जितना भी हो सके अपने सास ससुर की वो सेवा करती। उधर जो विजय के भैया भाभी थे, वो लोग उस घर को बेच देते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी होती है, खेती बाड़ी का जमीन होता है, सब बेचकर अपनी पत्नी के साथ विकास अपने ससुराल चला जाता है। अब विकास के ससुराल वाले भी दोनों को अपना लेते हैं और हंसी खुशी जिंदगी सभी गुजारने लगते हैं, क्योंकि उन दिनों उन दोनों के पास पैसों की कमी नहीं थी। धीरे धीरे ऐसा ही वक्त गुजरता है। इधर 2 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इन 2 सालों में गीता और उसके सास ससुर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बद से बदतर जिंदगी वो लोग गुजारने के लिए मजबूर हो गए थे। ठंड में, बरसात में, गर्मी में उन तीनों की हालत एकदम बद से बदतर हो जाती है। 2 साल पूरे होने के बाद अब जो उधर सऊदी अरब में विजय था, उसका काम खत्म हो जाता है, उसका वीज़ा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद वो फ्लाइट पकड़कर सीधे इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाता है, अपने गांव के लिए टिकट कटाता है और सीधे वो अपने गांव के ही रेलवे स्टेशन पर उतरता है। जैसे वो ट्रेन से नीचे उतरता है और 2-3 कदम आगे बढ़ता है, वो देखता है कि उसके माता पिता और उसकी पत्नी तीनों हाथ फैलाए हुए लोगों से भीख मांग रहे हैं, और तीनों की हालत बद से बदतर हो गई है। फटे पुराने कपड़ों में तीनों भीख मांग रहे थे। अब यह देखने के बाद विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। उसी वक्त विजय जाता है अपने माँ बाप के पास, उसकी पत्नी भी वहीं पर होती है। तीनों देखने के बाद उसके गले से लिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। विजय पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इस हालत में क्यों हैं, घर में क्या हुआ है। उसके बाद गीता सारी बातें बताती है कि उसके भैया भाभी ने उसके माँ बाप के साथ क्या किया। यह सारी बातें सुनने के बाद विजय एकदम गुस्सा हो जाता है और पहले वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है, जिस पत्नी को 1 महीने के बाद ही, शादी के 1 महीने के बाद ही वो घर से निकाल दिया। आखिर लास्ट में वही पत्नी उसके माँ बाप का सहारा बनी। अब जो विजय था अपनी पत्नी से कहता है कि गीता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी भाभी की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारे साथ मारपीट किया और तुम्हें इतना मैं सताया। अब जो गीता थी वो कहती है कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हो गया, आप भटक गए थे, आप अपनी भाभी की बातों में आकर मेरे साथ ऐसा किए, लेकिन देखिए आपकी भाभी ने क्या किया। आपके भाभी ने आपके ही माँ बाप को घर से निकाल दिया, जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब अपने नाम कर लिया, घर अपने नाम कर लिया। अब इस सब को सुनने के बाद विजय कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। उसके बाद विजय अपने माता पिता पत्नी को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर चला जाता है घर। जैसे वो घर जाता है देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। अब गांव के कुछ लोग वहां पर आते हैं। विजय पूछता है कि ये लोग कहाँ गए हैं।
अब गांव के कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग तो कब का घर और जमीन बेचकर चले गए हैं अपने घर। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया को लेकर मायके चली गई है और वहीं पर रहती है। अब जो विजय था वहीं पर फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने पुश्तैनी जमीनों को कई अरसों से संभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद मायूस होकर वो फिर से रेलवे स्टेशन पर जाता है, अपने माँ बाप से मिलता है और कहता है कि वो लोग अब उस घर में नहीं है, सब कुछ बेचकर चले गए हैं। तभी गीता कहती है कि अब क्या करना है, किसी तरह तो कहीं कोई ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। विजय कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं किराए का घर ढूंढता हूँ। अब जो विजय था वो चला जाता है सब्जी मंडी की तरफ, उधर किराए का घर मिलता था, एक अच्छा सा घर देखता है। उसके बाद अपने माता पिता और बीवी को लेकर उसी किराए के घर में चला जाता है। सऊदी अरब से काम करके लौटा था तो उसके पास कुछ पैसे थे। अब वो देखता है कि सब्जी मंडी में सब्जी का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। वह फैसला करता है कि वो भी सब्जी का बिजनेस ही शुरू करेगा। सब्जी खरीदना शुरू कर देता है होलसेलर से और थोड़ा थोड़ा करके वो सब्जी बेचना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी भी गीता बहुत साथ देती है अपने पति का। दोनों मियाँ बीवी मिलकर सब्जी बेचते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है, दिन पर दिन दोनों की तरक्की होना शुरू हो जाता है। अब उसके 6-7 महीने के बाद ही उन दोनों का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। 1 साल होते होते वो लोग वहीं पर एक अच्छा सा जमीन खरीदते हैं। जमीन खरीदने के बाद धीरे धीरे करके वो लोग वहीं पर अच्छा खासा घर बना लेते हैं। अब इस तरह से उन लोगों का अपना घर हो जाता है। घर बनने के बाद उसके बाद वो लोग होलसेल सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके सब्जी बेचने का आइडिया उन दोनों को अच्छा हो जाता है। सब्जी का ही होलसेल बिजनेस शुरू कर लेते हैं और अच्छा खासा वो दोनों बिजनेस करने लगते हैं। लेकिन इतने सालों के बाद अब जो विजय के भैया भाभी थे उन दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे करके उन दोनों के पास जितने भी पैसे थे सभी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को उस घर से निकाल दिया जाता है। दोनों सड़क पर आ जाते हैं, दोनों के पास कोई ठिकाना नहीं होता है। अब वो दोनों भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक दिन दोनों भटकते हुए उसी सब्जी मंडी पर आ जाते हैं। तब विकास देखता है कि जो उसका भाई है एक दुकान पर बैठा हुआ है। विकास अपने भाई के पास आता है, उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी होती है। वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी पत्नी के बातों में आकर ये सब कुछ किया। अब जो उसकी पत्नी थी वो भी पीछे खड़ी हुई थी, वो भी माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर आ जाती है गीता। गीता जब अपनी जेठानी को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी जेठानी की भी हालत अब बद से बदतर हो गई थी। अब वहीं पर विजय कहता है कि देखिए भैया, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपकी वजह से मेरे माँ बाप भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। जो जैसा कर्म करता है ना उसको वैसा फल मिलता ही है। आपने मेरे माँ बाप और पत्नी को भीख मांगने के लिए मजबूर किया, आज देखिए आप लोग खुद वहाँ पर खड़े हुए हैं। अब दोनों मिलकर माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तभी वहाँ पर विजय के माता पिता भी आ जाते हैं। अब जब माँ बाप अपने बेटे और बहू को उस हालत में देखते हैं तो उन दोनों को तरस आ जाता है। अपने छोटे बेटे विजय से कहते हैं कि बेटा देखो, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही है, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, अगर इस वक्त हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा। इन दोनों ने जो कुछ भी किया है, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन दोनों को सजा भी मिल रही है, इसे माफ़ कर दो। अब जो विजय था अपने माँ बाप के कहने पर अपने भैया भाभी को माफ़ कर देता है और अपने ही घर में रख लेता है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर बिजनेस को और आगे बढ़ाता है। दिन पर दिन सभी की तरक्की होने लगती है। आज सभी एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने
फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, कुलदीप कुमार, मोनू कुशवाहा उत्तर प्रदेश से, मनोज यादव, गुड़िया कुमारी। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।